हेलो, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट उसका यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग की धारणा, नवपाषाण युगीन संस्कृति, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है, पूरा पाषाण युग के अंतिम चरण जिसे मध्य पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है, उसमें मानव ने जो प्रगति की उसकी आधारशिला पर नवपाषाण युग के मानव के जीवन का स्वरूप ही बदल गया था। तो पाषाण युगीन मानव के सांस्कृतिक इतिहास में नवपाषाण काल अंतिम कालखंड है। इसमें मानव ने भौतिक दृष्टि से बहुत अधिक उन्नति की है और इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इन परिवर्तनों को समग्र रूप में नवपाषाण कालीन क्रांति कहा है। मध्य पाषाण काल के पश्चात नवपाषाण काल का प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन अभी तक ऐसा एक भी पूरा स्थल प्रकाश में नहीं आया है जहाँ से स्पष्ट हो कि नवपाषाण काल का मध्य पाषाण युग से क्रमिक विकास हुआ है। तो ये अभी तक इस बारे में मतभेद हैं और नवपाषाण युग को प्रागैतिहासिक युग में मानव द्वारा की गई प्रगति के कारण उसे एक क्रांतिकारी युग भी गार्डन चाइल्ड ने बताया है। इस युग के क्रांतिकारी परिवर्तन का जो विवरण है वो इस प्रकार है। हमने बात की थी पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल में मानव के पत्थर के औजार नुकीले नहीं होते थे तथा उनकी शक्ल भी भद्दी होती थी, भौंडी होती थी। किंतु नवपाषाण युग तक आते आते मानव ने ऐसे औजार बनाना सीख लिया था जो काफ़ी तीखे नुकीले होते थे। उसने भाले, कुल्हाड़ियाँ और अन्य प्रकार के पत्थर के औजार बनाना सीख लिया था। विभिन्न प्रकार के शल्क भी बनाना वो जानता था। इस समय तक मानव ने हड्डियों और फ्लिंट के औजार भी बना लिए थे। चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण युग में मानव द्वारा निर्मित औजार पहले की अपेक्षा अधिक परिष्कृत थे तथा उसने इन्हें चमकाना, घिसकर चमकाना भी आरंभ कर दिया था। तो विभिन्न प्रकार के परिष्कृत औजारों के प्रयोग से उसके भौतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नवपाषाण काल में जो धारणा में मिलती है कि नवपाषाण क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं खाद्य सामग्री के उत्पादन का प्रारंभ हो गया था, जबकि पाषाण युगीन मानव मध्य पाषाण काल तक वो भोजन का संग्रहक ही था। खाद्य सामग्री के उत्पादन का आरंभ हमें नवपाषाण काल से दिखाई देता है। मानव का भोजन उत्पादक के रूप में परिवर्तित होना, कृषि करने के लिए मानव का नदियों के किनारे स्थायी निवास का आरंभ, ये कई चीज़ें क्रांतिकारी ढंग से उसके जीवन में शुरू हो गई थी। इस समय तक आते आते उसने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया था। तो वास्तव में कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार था। यहाँ पर उसने अपने चारों ओर पौधों को उगते और पनपते देखा और वह उनसे अनाज भी प्राप्त करता था, लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि बीजों को बोकर भी अनाज पैदा कर सकता है। शायद कभी किसी मानव ने अनाजों को साफ करते समय देखा होगा कि पृथ्वी पर गिरे उनके बीजों से एक नई फसल उग जाती है, अतः उसने खेती करना सीख लिया था। इस युग के आरंभ में तो वह एक ही भूमि पर बीज बोकर बार बार फसल उगाता था, जिससे उस भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता था। उसे खाद का प्रयोग भी इस समय तक नहीं आता था, अतः वह एक नए स्थान पर खेती करता था
और नए स्थानों की भूमि का उपजाऊपन नष्ट होने पर वो दूसरे स्थान पर खेती करता था। इसी तरह से जो तीसरा अंतर हमें दिखाई देता है, पूरा मध्य पाषाण युग में मानव ने पशुओं का पालना शुरू कर दिया था, किंतु नवपाषाण युग में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उसका एक प्रमुख उद्यम बन गया था। और इस समय तक वह बैल और भेड़, गाय, बकरी, कुत्ते आदि जानवरों को पालता था और जंगली पशुओं के मांस के लिए भी वह अब भी शिकार करता था। किंतु वह स्वयं के द्वारा पालतू बनाए गए पशुओं का भी मांस भी खाने लगा था। अतः वह अब जंगली जानवरों का शिकार उसके लिए पहले के समान महत्वपूर्ण नहीं था। इसके अतिरिक्त मृदभांड बड़ी संख्या में बनाना आरंभ कर दिया था और जीवनोपयोगी अन्य उपकरणों को निर्मित करना भी इसने प्रारंभ कर दिया था। मिट्टी के बर्तन को बनाना, फिर उसको पकाना, ये भी उसने सीख लिया था। तो नवपाषाण युग में मानव के स्थायी जीवन का आरंभ हमें दिखाई देता है और अब पहले के समान खाद्य पदार्थों का संग्राहक तथा शिकारी ही नहीं रहा था। वह कृषि कार्य और पशुपालन के लिए एक स्थान पर रहने लगा था। इस काल में उसने अपने खेतों के पास मकान आरंभ कर दिए थे बनाने। और यदि हम इरफान हबीब को देखें तो उनके अनुसार वह कीचड़ से सुखाई गई ईंटों, मड ब्रिक्स के मकान बनाने लग गया था। इन ईंटों का आकार भिन्न भिन्न था। समय के साथ साथ एक स्थान पर बनाए गए कुछ मकानों ने गांव और छोटे नगरों का रूप धारण कर लिया और यहाँ फिर सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाने लगी थी। तो नवपाषाण काल में काफ़ी नवीन प्रयोग हमें दिखाई देते हैं और इस समय तक भौगोलिक परिवर्तन भी हुए थे। उन परिवर्तनों का प्रभाव मानव के रहन सहन पर भी पड़ा। इसीलिए इस काल के मानव समाजों ने अपने को जीवित रखने के लिए ऐसे नवीन एवं क्रांतिकारी कदम उठाए जिनका उसके विकास पर अनुकूल प्रभाव स्थापित हुआ। यही नहीं, उनके परिणाम स्वरूप एक अधिक उन्नत संस्कृति विकसित हो गई जिसे पुरातत्ववेत्ता नवपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। इससे पूर्व मानव अपनी उदरपूर्ति हेतु पूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित था। इस काल में उसने पहली बार अपने लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करना सीखा। उसने कृषि कर्म करना सीखा और पशुओं को पालना भी सीखा। खाद्योपरांत खाद्योत्पादन के नवीन साधनों से एक नवीन आर्थिक तथा तकनीकी क्रांति का जन्म हुआ और मानव ने अपने बौद्धिक कौशल द्वारा प्रकृति से अधिक खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। यदि हम देखें इससे पहले तो पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में वह प्रकृति के कृपा से जो कुछ खाद्य आखेट और कंदमूल से प्राप्त कर सकता था उसकी मात्रा सीमित थी। अब वह स्वयं उत्पादन करता बन गया। खाद्य सामग्री की आसान तरीकों से उपलब्धता ने उसे अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत विकास करने के अवसर प्रदान किए, जैसे मृदभांड कला, काष्ठ कला, कपड़ा बुनना, ये सब इस ओर भी वो उन्मुख हुआ। इसी प्रकार पूर्ववर्ती काल में जीवन जीने का तरीका भिन्न था, उसके उपकरण भी उसी अनुसार भिन्न रहे थे और अब वह अन्य प्रकार से कार्य करने लगा था तो उसके उपकरण भी परिवर्तित होने लगे थे। नवपाषाणकालीन उपकरणों की यदि हम बात करें तो इस समय तक चिकनी कुल्हाड़ियाँ ये मिलती हैं और ये एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन उपकरण है जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इसे हाथ में पकड़कर लकड़ी के डंडे में फंसाकर प्रयोग में लिया जाता था। इसी तरह से वसूली की तरह कार्य करने वाला पाषाण उपकरण है जिसकी एक सतह सपाट होती थी तथा ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इसे डंडे में इस प्रकार फंसाया जाता था कि कार्यांग का चौड़ा भाग डंडे के सामने रहे और इससे सामान्यतः छीलने का कार्य किया जाता था।
छेनी, ये छेनी की आकृति का उपकरण होता था, छोटा, पतला, लंबवत, चौकोर, गोल, जिसमें आधे भाग से दोनों सतह पर सकरा होते होते चौड़ी धार का रूप धारण कर लेता था, और ये भी बढ़ई के काम आने वाला उपकरण था। इसी तरह से वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, प्रस्तर हथौड़ा, सिल ये भी होते थे, लोढ़ा, सिलबट्टे, लोढ़े टाइप, और अस्थि उपकरण। नवपाषाण कालीन मानव ने सींग, हाथी दांत, अस्थियों से भी उपकरण का निर्माण किया था, और इसमें ज़्यादातर उसने मछली फंसाने के कांटे, सुई, सिंगल ब्रेडेड, ये चीज़ें उसने बनाना सीख लिया था। नवपाषाणकालीन उपकरण निर्माण प्रविधि के अंतर्गत नवपाषाणकालीन मानव ने अपने उपकरणों का निर्माण करने के लिए बहुत कठोर तथा रवेदार आग्नेय चट्टानों जैसे बेसाल्ट, हरा ट्रैप आदि का प्रयोग भी उसने किया था, जिनके कारण उसकी सतह खुरदरी और तराशी हुई दिखाई देती थी। नवपाषाण काल में जब मानव ने स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया, तब से उसने अपने उपकरणों को भी अभिष्ट आकार देने के लिए गढ़ाई की, तत्पश्चात गढ़ी हुई सतह को तथा कार्यधार को घिसकर चिकना बनाया। उसके द्वारा अपनाई गई इस विधि को घिसने और चमकाने की तकनीक कहते हैं। इस विधि के लिए विशेष आकृति के बटिकाश्म या फलकों का चयन किया जाता था, ताकि उसे उपकरण के रूप में परिवर्तित करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था। इसमें यदि हम नवपाषाण कालीन, इस स्लाइड में हमने दिखाया है नवपाषाण कालीन उपकरण, पाषाण कुल्हाड़ी है अ पर नवपाषाण कालीन उपकरण है, ब पर पाषाण वसूली है, और से पर पाषाण छेनियाँ हैं। और इन उपकरणों, इसके साथ ही उपकरण के कार्य करने वाले भाग को फलकीकरण करके धारयुक्त बनाया जाता था, और ये उपकरण जो थे उसके जीवन जीने के तरीकों के लिए और खाद्य उत्पादन के लिए जरूरी थे। तो सर्वप्रथम ये घिसा उपकरण के कार्य करने वाले भाग पर ही किया जाता था। उसके पश्चात पूर्ण उपकरण को घिसकर चमका लिया जाता था। इस विधि को चमकाने वाली विधि कहा जाता था। इस प्रकार से संपूर्ण उपकरण को घिसकर चमकाने में वह बहुत समय लगा देता था, इसीलिए प्राय उस पर कार्य करने वाले भाग को ही चमकाया जाता था। ऐसे उपकरण को पूरे के पूरे घिसकर चमकाए गए हैं, उनकी प्राप्ति अपेक्षाकृत हमें कम मिलती है। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति में जो मुख्य रूप से 4 प्रमुख हमें उपकरण दिखाई देते हैं, उसमें चिकने पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण हैं। दूसरे, उसने पशुपालन से संबंधित काम सीख लिया था, कृषि कर्म सीख लिया था, और मृदभांड निर्माण कला वो इसको शुरू कर दिया था। तो बर्किट ने इन चारों तत्वों को नवपाषाण युग के परिचय के लिए आवश्यक माना है, जबकि कुछ विद्वानों ने अनेक कृषि कर्म और पशुपालन को ही इस संस्कृति का मुख्य आधार माना है। इनका ये मानना है कि अन्य 2 विशेषताएं जैसे नवपाषाण युगीन उपकरण और मृदभांड उत्पादन दोनों कृषि कर्म और पशुपालन से संबंधित होते हैं। कृषि एवं पशुपालन संबंधी प्राचीनतम प्रमाण पश्चिमी एशिया के जॉर्डन राज्य में जेरिको नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान से 9000 वर्ष प्राचीन है। वहाँ आखेट तथा जंगल से कंदमूल फल संग्रह के अतिरिक्त कृषि कर्म और पशुपालन से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे, परंतु यहाँ से पॉलिश युक्त उपकरण और मृदभांड प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी तरह से ईरान के श्यामल नामक पुरा स्थल से पशुपालन, कताई बुनाई और मृदभांड निर्माण की कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिस्र के नील नदी घाटी से भी
फायुम नामक पुरास्थल से फसल काटने के हाशिए, पालतू पशुओं की अस्थियां, मृदभांड, पॉलिश युक्त उपकरण मिले हैं। इसके अलावा मिस्र के मध्य भाग से तासा नामक स्थल और नील नदी के पूर्व में स्थित अल उमरी से कृषि, पशुपालन, मृदभांड और वस्त्र निर्माण की कला के अवशेष मिलते हैं। भारत में प्राप्त नवपाषाणकालीन उपकरणों में पर्याप्त विविधता है तथा उनके निर्माण की तकनीक में भी उसी अनुसार हमें भिन्नताएं मिलती हैं। इन उपकरणों में मुख्य रूप से कुल्हाड़ियाँ, एक्स, बसूला, एड्स, छेनियाँ, चेसल, वलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, हैमर स्टोन प्राप्त हुए हैं। इनके साथ दैनिक उपयोग हेतु ओखली, सिल, लोड़ा आदि भी इस काल के उपकरण के साथ मिलते हैं। इन उपकरणों के साथ पूर्ववर्ती पाषाणकालीन, लघु पाषाणकालीन उपकरण भी मिलते हैं। कुछ स्थलों से हस्ती और सींगों के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और इनमें सुइयां, बाणों के सिरे, ये उपकरण प्रमुख माने जाते हैं। तो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी उपकरण मिले हैं वे पुरास्थलों पर स्तर क्रम में कम और खुले धरातल से अधिक प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों में सीमित समानता होते हुए भी पर्याप्त विविधता है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त तिथियों में भी समानता नहीं है। इसी कारण पुरातत्ववेताओं ने भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण कर अध्ययन किया है और 1968 में ऑलचिन ने नवपाषाण संस्कृतियों को 5 क्षेत्रों में विभाजित कर उन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। इसे 1975 में डॉक्टर B.K. थापर ने संशोधित करके उसमें छठा क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान स्थित सिंध एवं बलूचिस्तान का भूभाग आता है, ये जोड़ दिया था। तो नवपाषाणकालीन संस्कृति में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृतियों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति, ये इसके साक्ष्य में झेलम घाटी से बुर्जहोम, गुफक्राल, मार्तंड नामक पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं और इसमें ऐसा माना जाता है उत्खनन में 3 सांस्कृतिक कालों से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। नवपाषाण, महापाषाण तथा ऐतिहासिक काल के मिले हैं। इसके अतिरिक्त विंध्य क्षेत्र से जो हमें मिलते हैं, इसके अंतर्गत गंगा के मैदानी भाग, मध्य भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बीच के भूभाग सम्मिलित किए गए हैं और इसमें मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद जिलों के तथा मध्य प्रदेश के सीधी जिलों के नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं और इसमें आवास, उपकरण, मृदभांड, पशुपालन, खाद्य उत्पादन से संबंधित सामग्री हमें मिलती है। फिर हमें जो मिलता है इसमें मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति के अलावा मध्य पूर्व नवपाषाणिक संस्कृति, पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति और दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति, इनमें पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। यदि हम इसमें मध्य गंगा घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति की बात करें तो इस क्षेत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरास्थल जो है चिरौंद है। ये उत्तरी बिहार के सारण जिले में स्थित है और यहाँ पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा 1969-70 ईस्वी में उत्खनन कार्य करवाया गया था और ताम्र पाषाणकालीन पुरावशेषों के साथ साथ नवपाषाणकालीन सामग्रियां भी यहाँ पर मिली हैं। यहाँ जो उपकरण मिले हैं उसमें चमकदार कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़े, हड्डी और सींग पर निर्मित छेनी, बाण, सुइयां, चूड़ियाँ ये मिले हैं। मध्य पूर्व नवपाषाणिक संस्कृति इस क्षेत्र में बिहार का दक्षिणी भाग, बंगाल का पश्चिमी भाग, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और इसके अंतर्गत बिहार के सिंहभूम
जिले में बरूडी है और उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुचाई नामक नवपाषाणकालीन स्थलों का उत्खनन कार्य करवाया गया था। और यहाँ से भी चमक युक्त हस्तकुलाड़ियाँ, कुदालें, छेनियाँ, सिल्लोड़े आदि उपकरण प्राप्त होते हैं। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति, इसमें आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के नवपाषाणकालीन पुरास्थल सम्मिलित किए गए हैं। सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जॉन लुबक ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में इस संस्कृति से संबंधित अवशेष प्राप्त किए थे। और यहाँ से भी जो सामग्री मिलती है उसमें हस्त निर्मित और कुछ चाक पर बने मृदभांड के अवशेष मिले हैं। ये मृदभांड धुएं और भूरे रंग के हैं, जिन्हें अच्छी तरह से न तो बनाया गया और न ही पकाया गया है। ये मोटे और अधपके हैं। इनकी बाहरी सतह पर रस्सी और या टोकरी की छाप अंकित है। चाक पर निर्मित लाल रंग के मृदभांड हैं जो अच्छी तरह तैयार मिट्टी से बनाए गए हैं और इन्हें पकाया भी अच्छी तरह से गया है। यहाँ से गोल चमकीली कुलाड़ियाँ, बसूले, छेनी, हथौड़े, सिल्लोड़े, मूसल ये भी प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित जो उत्खनन कार्य हुए हैं, इसमें कर्नाटक के लिंग सिंगूर पुरास्थल से पॉलिश युक्त हस्तकुलाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के अधिकांश नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक राज्य में प्राप्त हुए हैं। उसमें ब्रह्मगिरी है। इसके अलावा बेलारी जिले, मास्की, हल्लूर और साथ ही नागार्जुन कोंडा जो गुंटूर जिले में है। ये इनके अलावा भी आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों से भी हमें नवपाषाणकालीन संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही अर्काट जिले में, तमिलनाडु के अर्काट जिले में एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल भी मिला है, पय्यमपल्ली जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की सामग्री मिली है। पॉलिश युक्त कुल्हाड़ियाँ, लघु पाषाण उपकरण, धुएं और काले रंग से हस्त निर्मित मृदभांड, पाले हुए पशुओं के अस्थि अवशेष, राख के ढेर और ऐसे ब्रह्मगिरी, पिकली हल, मास्की, उतनूर आदि पुरास्थल हैं। इसके अलावा द्वितीय उपकाल के अंतर्गत भी पुरास्थलों को रखा गया है, जिसमें पॉलिश युक्त कुल्हाड़ियाँ, लघु पाषाण उपकरण, मृदभांड, चमकदार मृदभांड, बांस बल्लियाँ से निर्मित झोंपड़ियाँ, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। तो दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अनेक पुरास्थलों से शवादान के साक्ष्य भी मिले हैं। मृतकों को झोंपड़ी के अंदर, फर्श के नीचे अथवा घर के नज़दीक बाहर दफनाया जाता था और इनमें मृतक को चित्र लिटाया जाता था और उसके साथ मृदभांड और उपकरण भी रखे जाते थे।